चलिए सुनिएगा। तो आज से हम लोग करने वाले हैं इनकम फ्रॉम सैलरी का लॉन्ग क्वेश्चंस, शॉर्ट क्वेश्चंस। जितना भी हमारे पास टॉपिक कवर करना था वो लास्ट क्लास तक हम लोग कवर कर चुके हैं, हाँ या ना। जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट बस तुमको इतना ध्यान रखना पड़ेगा, आपके पास अगर हम दिखा दें फॉर्मेट तो फॉर्मेट के अकॉर्डिंग ही सारा काम हमारे पास होने वाला है। ये हमारे पास इनकम फ्रॉम सैलरी का फॉर्मेट है जो फर्स्ट क्लास में आपको बताया गया था, जहां पे हम लोग को कवर क्या क्या करना होता है। तो बेसिक सैलरी, इसके बाद आपका बोनस, कमीशन, फीस, ये सब दिया रहता है क्वेश्चन में ही तुम्हारे पास। ये टॉपिक आपको 15 मार्क्स के लिए नहीं मिलेगा, यानी रिटायरमेंट बेनिफिट वाला आपको टॉपिक अगर 5 मार्क्स के लिए पढ़ना चाहते हो तो उसके लिए पढ़ सकते हो, लेकिन 15 मार्क्स वाले में जल्दी देता नहीं है। और अगर दे देगा तो अमाउंट डायरेक्टली कैलकुलेट करके दे देगा, बोल देगा टैक्सेबल ग्रेच्युटी इतना होगा या टैक्सेबल पेंशन इतना होगा, डायरेक्टली बोल देगा, तुमको वहां पे पुट कर देना पड़ेगा। बोलो बात समझ में आया। तो मेन जो पढ़ने वाला चीज है वो बेसिक सैलरी है, बोनस, कमीशन है, अलावेंस है, परक्यूजिट्स है, प्रोविडेंट फंड है और डिडक्शन है। ये सारा टॉपिक तुमको पढ़ना था, जो कि हम लोग सारा का सारा टॉपिक कवर कर चुके हैं। एक एक पॉइंट सब लोग पढ़ चुके हैं कि हाँ अलावेंस में हमारे पास हाउस रेंट अलावेंस पढ़े थे, अदर अलावेंस पढ़े थे, परक्यूजिट्स में रेंट फ्री अकोमोडेशन और मोटर कार अदर एक्सपेंसेस, सब सारा कुछ सब पढ़ चुके थे हम लोग, हाँ या ना। बोलो। इसके बाद हम लोग प्रोविडेंट फंड भी लास्ट क्लास में पढ़े थे और डिडक्शन भी पढ़े थे। ये सारा का सारा टॉपिक हम लोग कवर कर चुके हैं। बोलो हाँ या ना। ठीक है यहां तक। तो अब हम लोग स्टार्ट करने वाले क्वेश्चन, बड़ा सा क्वेश्चन करेंगे, ध्यान से समझना। आइए क्वेश्चन नंबर 1 पे बात करते हैं। सारा टॉपिक हम उम्मीद करते हैं कि तुम लोग को याद होगा, सारा चीज याद होगा, हम ये उम्मीद करते हुए चलेंगे, क्योंकि हम लोग को यहाँ पे अगर क्वेश्चन बड़ा वाला करना है, अगर लॉन्ग क्वेश्चन करना है तो सारा चीज, सारा पॉइंट आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। हमारे पास अलावेंस में क्या क्या टॉपिक था, अलावेंस में हाउस रेंट अलावेंस था, है ना। हमारे पास अदर अलावेंस में बहुत सारा अलावेंस होता था जिसको कैटेगरी वाइज बांट के हम लोग यहाँ पे पढ़े थे। फिर मेन आता है प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड में हमारे पास क्या टॉपिक था, तो उसमें आपके पास रेंट फ्री अकोमोडेशन के बारे में बताया गया था, मोटर कार के बारे में बताया गया था, और अदर परक्यूजिट्स में बहुत सारा पॉइंट हम लोग का छोटा छोटा एक एक लाइन करके था, हाँ या ना। तो ये सारा पॉइंट अगर तुमको पता रहेगा तभी तुम बड़ा क्वेश्चन सॉल्व करने के लायक हो, नहीं तो तुमको बहुत प्रॉब्लम होने वाला है फिर। क्लियर चीज। तो आइए हम लोग यहां पे स्टार्ट करते हैं। बोला है पहला क्वेश्चन, मिस्टर सेन इज एन एम्प्लॉय ऑफ अ कंपनी। हमारे पास एक कंपनी का एम्प्लॉय है और ही रिसीव्ड द फॉलोइंग इमोल्यूमेंट्स फ्रॉम हिज एम्प्लॉयर ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2023-24। बताओ 2023-24 का हमारे पास ये सारा इमोल्यूमेंट्स दिया हुआ है, सारा डेटा आपके पास दिया हुआ है और इसके अकॉर्डिंग सारा का सारा काम करना पड़ेगा हम लोग के पास। क्लियर चीज। क्या क्या दिया हुआ है सर? बेसिक सैलरी दिया हुआ है 4,000 रुपया पर मंथ, बोनस दिया हुआ है 10% बेसिक सैलरी का होगा, फ्री 80-100 सीसी का कार बोला गया है, ऑफिस और प्राइवेट दोनों पर्पस के लिए है। तो बताओ सारा जब पढ़ते जाओगे ना तो तुमको ये सब चीज दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि कौन सा टॉपिक कौन सा हेडिंग का है, कौन सा हेड का है, क्या वो अलावेंस का हेड का है, क्या वो परक्यूजिट्स का हेड का है, क्या वो हमारे पास प्रोविडेंट फंड का हेड का है। यही तो मेन 3 हेड है, बोलो है ना। कौन कौन सा हेड? अलावेंस, परक्यूजिट्स और प्रोविडेंट फंड। ये अगर तीनों हेड तुमको पता रहेगा मेन क्या क्या उसके अंदर आता है, क्या क्या पढ़े हम लोग, तो फिर कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो बताइए हमारे पास ये जो दिया हुआ है 1800 सीसी कार वाला जो दिया हुआ है वो कहां के अंदर आता है? परक्यूजिट्स के अंदर आता है। बोलो हाँ है ना। तो परक्यूजिट्स का जब हेड करेंगे तो उसके अंदर हम लोग को ये वाला काम करना पड़ेगा, मोटर कार वाला। हाउस रेंट अलावेंस दिया हुआ 1500 रुपया करके मिल रहा है। ही लिव्ड इन हिज ओन हाउस एट कोलकाता। बताओ कोलकाता का अपना घर में रहता है। हम लोग इसके बारे में पढ़ चुके हैं कि अगर कोई भी बंदा या बंदी अगर वो हाउस रेंट अलावेंस पा रहा है, अगर उसको मिल रहा है और अगर वो अपने घर में रह रहा है तो फुल्ली टैक्सेबल होता है। पढ़े कि नहीं? अगर वो रेंटेड हाउस में रहता है तब उसको एग्जम्पशन मिलता है, लेकिन वो अगर अपने घर में रहता है तो वो फुल्ली टैक्सेबल होता है और ये अलावेंस के हेड में आता है। बोलो हाँ या ना। तो जब अलावेंस का हेड देंगे तो उसमें ये वाला बात करना पड़ेगा। इसके बाद आपका है लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय एम्प्लॉयर ऑन लाइफ ऑफ मिस्टर सेन। मिस्टर सेन एम्प्लॉय है, यानी एम्प्लॉय के लिए एलआईसी प्रीमियम पेड कर रहा है उसका एम्प्लॉयर। तो बताओ अगर एलआईसी प्रीमियम पेड किया जाता है बाय एम्प्लॉयर तो हम लोग का परक्यूजिट्स में आता है। कहां पे आता है? परक्यूजिट्स में आता है, जो फुल्ली टैक्सेबल होता है। क्या होता है? फुल्ली टैक्सेबल। 4,000 रुपया करके पेड कर रहा है तो 4,000 रुपया फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा उसका। बोलो बात समझ में आया।
बोला ही एंड हिज एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूटेड 5,500 ईच टू रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, शॉर्ट में आरपीएफ। बताओ यहीं पे लिखा हुआ है प्रोविडेंट फंड, यानी ये प्रोविडेंट फंड का टॉपिक का आपके पास दिया हुआ है, जहां पे वो और उसका एम्प्लॉयर दोनों कंट्रीब्यूट कर रहा है 5,500 रुपया करके। हम लोग भी वहां पे पढ़े थे कि जितना का एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करता है उसी का इक्वल अमाउंट एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट करता है प्रोविडेंट फंड में। बोलो हाँ या ना? तो मैक्सिमम टाइम यही वाला चीज होता है, लेकिन अलग अलग भी बात होता है। कभी क्वेश्चन में अगर अलग होगा तो क्वेश्चन बता देगा, अगर नहीं बताना होगा तो बोल देगा कि ही एंड हिज एम्प्लॉयर, मतलब दोनों कंट्रीब्यूट किया इतना अमाउंट। बोलो समझे? या तो अमाउंट डायरेक्टली लिख देगा या तो परसेंटेज के टर्म में बोल देगा कि 20% ऑफ सैलरी या 15% ऑफ सैलरी कंट्रीब्यूट कर रहा है। आई बात समझ में? तो ये प्रोविडेंट फंड के हेड में आएगा, ये बात पता चल गया। लास्ट में बोला है ड्यूरिंग द ईयर ही डिपॉजिटेड ₹200 अंडर द नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। ध्यान रखना, अगर इंप्लॉई कोई भी डिपॉजिट करता है, कोई भी कंट्रीब्यूशन करता है तो उसका इनकम नहीं होता है, उसका एक्सपेंस होता है। वो चीज क्या होता है? एक्सपेंस। और अगर कोई भी खर्चा करते हैं तो उस खर्चा के लिए हम लोग को डिडक्शन मिलता है। क्या मिलता है? डिडक्शन। तो ये जो आपके पास टॉपिक होगा इसको इग्नोर करके चलना पड़ेगा, क्योंकि ये टॉपिक आपका आने वाला है 80C से लेकर के 80U तक का जो डिडक्शन का एक चैप्टर पढ़ने वाले हैं उसमें ये वाला टॉपिक आने वाला है। मतलब इनकम फ्रॉम सैलरी के हेड में ये कहीं पे आपका आने वाला नहीं है। तो सर ये क्यों दिया है? आपको चेक करने के लिए देगा कि क्या काम करोगे इस चीज का। तुम समझ में आया? तो इसका हम लोग को 80C में, 80C जब डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C पढ़ेंगे तो वहां पे आपको एक डिडक्शन पढ़ने मिलेगा जहां पे ये डिडक्शन वहां पे मिलता है। आया समझ में? तो कैसे समझ में आएगा सर कि ये हमारा सैलरी के अंदर आएगा कि नहीं आएगा? तो बस ध्यान रखना कि अगर इंप्लॉय कुछ भी पेमेंट करता है, अगर इंप्लॉय कुछ भी पेमेंट करता है तो उसका डिडक्शन मिलता है, और डिडक्शन आपका वहां पे कहां पे होता है? डिडक्शन 80C से 80U तक में आता है। यहां पे डिडक्शन 16 पढ़ने वाले हैं, जिसमें आपके पास मेन 3 तरह का डिडक्शन होता है। 1A में आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन फिक्स होता है 50,000 रुपीज का। दूसरा वाला एंटरटेनमेंट अलावेंस का डिडक्शन होता है, वो सिर्फ गवर्नमेंट इंप्लॉई को मिलता है, मतलब वो यहां पे ना के बराबरी समझना पड़ेगा तुमको। और तीसरा होता है प्रोविडेंट फंड, सॉरी प्रोफेशनल टैक्स का, जो प्रोफेशनल टैक्स इंप्लॉई पेमेंट करता है या इंप्लॉयर पेमेंट करता है, दोनों का डिडक्शन वहां पे मिलता है। तो पेमेंट के टर्म में अगर इंप्लॉई मतलब मिस्टर सेन अगर पेमेंट करेगा तो उसका डिडक्शन मिलता है, उसका इनकम नहीं कहलाता है वो, और डिडक्शन आपका जहां पे मिलना चाहिए वहां पे मिलेगा। तो ये वाला जो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट वाला में डिपॉजिट कर रहा है उसका डिडक्शन जो है वो ना आपका एंटरटेनमेंट अलावेंस है ना प्रोफेशनल टैक्स है, और डिडक्शन मिलने वाला है। तो डिडक्शन ये टॉपिक में हमारे पास नहीं है। बोलो समझ में आया? कोई दिक्कत? तो ये पहला क्वेश्चन है, एकदम ध्यान से समझना पड़ेगा किस तरह से हम लोग बनाने वाले हैं। सो उसके बाद तुम लोग को कॉपी करना है, क्योंकि पहला क्वेश्चन किस तरह से बनाने वाले हैं, बड़ा सा क्वेश्चन है हमारे पास, 15 मार्क्स का इस तरह से क्वेश्चन आएगा। तो अगर तुमको पता नहीं रहेगा किस तरह से बनाएंगे हेड वाइज दे देके, तो तुमको दिक्कत हो जाएगा। समझ में आया? इसीलिए पहला क्वेश्चन एकदम समझना है तुम लोग को, बाद में कॉपी करने का मौका तुमको मिलेगा। क्लियर चीज? जिस तरह से भी फॉर्मेट दिखाए थे तुम लोग को स्टार्टिंग से कि पहले होता है बेसिक सैलरी, फिर उसके बाद बोनस कमीशन ये सब होता है तो उसको लिखते हैं, फिर अलावेंस का हेड देके उसके अंदर जितना भी अलावेंस होगा वो लिखना पड़ेगा, फिर उसके बाद परक्यूजिट्स का हेड देके उसके अंदर जितना भी परक्यूजिट्स दिया हुआ है वो लिखना पड़ेगा, उसके बाद प्रोविडेंट फंड का हेडिंग देके उसके अंदर जितना भी चीज आता है वो लिखना पड़ेगा, फिर सब सारा कुछ पता चल जाएगा तो टोटल निकल जाएगा ग्रॉस सैलरी, और उसके बाद डिडक्शन को माइनस करेंगे तो नेट सैलरी निकल जाएगा। आया समझ में? इतना काम करेंगे तब जाके 15 मार्क्स पाएंगे, नहीं तो 15 मार्क्स आप खो देंगे। समझ में आया? तो आपके पास दूसरा ऑप्शन है अवेलेबल कि या तो 5-5 मार्क्स वाला 3 क्वेश्चन कर लो, या तो 15 मार्क्स वाला 1 बड़ा सा क्वेश्चन कर लो। बोलो क्लियर है चीज? तो स्टार्ट करते हैं, एकदम छटपट नहीं करोगे, ध्यान से एकदम समझते चलोगे। और यहां पे तुम लोग का टेस्ट होगा। तुम लोग का टेस्ट बोलने का मतलब ओरल टेस्ट, जिसको बोलते हैं ओरल टेस्ट होगा। मतलब जो भी टॉपिक हम लोग यहां पे करने वाले हैं उसका तुमसे पूछा जाएगा कि बताओ इस पॉइंट का क्या करेंगे, बताओ इस अलावेंस का क्या काम करेंगे। यहां पे फ्री 80 और 100cc कार वाला दिया हुआ है, तो बताओ इसका कितना का डिडक्शन, कितना का टैक्सेबल, कितना का एग्जम्पशन, क्या क्या होता है, सब पूछते जाएंगे, आपको बताते जाना पड़ेगा। समझ में आया? तो इससे तुम्हारा भी वहां पे स्ट्रांग हो जाएगा कि हाँ चलो हमको याद करने के आना पड़ेगा, और बिना याद किए ये सब चीज होने वाला नहीं है। वो सब चीज बिना जाने हुए तुमसे ये होने वाला नहीं है सब क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास फॉर्मेट कुछ इस तरह का करेगा, ध्यान से समझना। लिखा हुआ है कंप्यूटेशन फॉर इनकम फ्रॉम सैलरी ऑफ मिस्टर सेन। मिस्टर सेन का हमारा इनकम निकाल रहे हैं यहाँ पे सैलरी का फॉर द असेसमेंट ईयर 2024-25 रिलेटिंग टू द प्रीवियस ईयर 2023-24। और हम लोग जब भी बड़ा क्वेश्चन करेंगे 15 मार्क्स वाला, 10 मार्क्स वाला, जितना भी बड़ा मार्क्स हमारे पास चैप्टर आएगा,
उसमें 3 कॉलम बनाएंगे। कितना कॉलम बनाएंगे? 3। हम लोग यहाँ पे भी सैलरी पढ़ रहे हैं, उसी तरह से आगे चल के एचपी पढ़ेंगे, हाउस प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, वहां पे भी 3 कॉलम बड़ा क्वेश्चन के लिए करना पड़ेगा आपको। समझ में आया? तो ये 3 कॉलम हम लोग इस तरह से बना दिया करेंगे, 2 रहेगा डिटेल्स का, 1 रहेगा अमाउंट का। बोलो बात क्लियर है चीज? तो फॉर्मेट हमारा क्लियर हो चुका है, रेडी हो चुका है। अब एक एक करके सारा काम करने वाले हैं, एकदम ध्यान से सब लोग समझते जाओगे किस तरह से क्या क्या पुट करेंगे। बोलो समझ में आ रहा है? हाँ या ना? चलिए तो स्टार्ट करते हैं। बताओ सबसे पहले हम लोग का क्या आता है? बताओ सबसे पहले हमारा क्या होता है? बेसिक सैलरी। सबसे पहले क्या होता है? बेसिक सैलरी होता है। तो बोल बोल के पढ़ो, एकदम मजे तरीके से पढ़ो, तब समझ में आएगा सबको। बताओ बेसिक सैलरी, क्या क्वेश्चन में बेसिक सैलरी दिया हुआ है? हाँ सर बेसिक सैलरी दिया हुआ है 4000 रुपया पर मंथ। तो ठीक है, अगर बेसिक सैलरी 4000 रुपया पर मंथ दिया हुआ है तो 4000 इंटू 12 कर देंगे तो कितने का हो जाएगा? 48,000 का हो जाएगा। ये कोई हेडिंग नहीं है, ये डायरेक्टली हमारे पास आएगा, इसीलिए उसको सीधा बाहर लिख देंगे 48,000। कोई तकलीफ? बोलो ना, नहीं ना? तो इस तरह से समझ समझ के आपको करते जाना है। बताओ बेसिक सैलरी के बाद हमारा बोनस कमीशन ये सब चीज आता है। क्या क्वेश्चन में कुछ दिया हुआ है क्या? हाँ सर बोनस के बारे में बोला गया है, 10% ऑफ बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी का 10% उसका बोनस होगा। तो आइए हम लोग यहाँ पे एरो दे के लिखेंगे बोनस, और बताओ बोनस कितना का बोला है? 10% ऑफ बेसिक सैलरी बोला गया है, यानी 10% ऑफ 48,000। बोलो ना, 48,000 जो बेसिक सैलरी है उसी का 10% हो जाएगा, यानी 4,800 रुपये का हमारा बोनस निकल जाएगा। कोई तकलीफ? बोलो बात समझ में आया? और बस हमारे पास बेसिक सैलरी और बोनस का काम हो चुका है। अब हमारा हेडिंग वाइज बात होगा। अब अलावेंस का हेड आएगा। किसका हेड आएगा? अलावेंस। एक एक करके हेड वाइज हम लोग का काम करेंगे। तो आइए यहां पे अब हम लोग का हेडिंग बनेगा अलावेंसेस का। किसका बनेगा? अलावेंसेस का हेड बनेगा। और हम लोग को पता है अलावेंस के अंदर बहुत अलावेंस आता है, जिसमें हमारा मेन होता है हाउस रेंट अलावेंस, और उसके बाद अदर अलावेंस में आपको पता होगा कैटेगरी वाइज बहुत सारा अलावेंस बताया गया था। कैटेगरी ए में फुल्ली टैक्सेबल, कैटेगरी बी में आने वाला अगर वो अलावेंस है तो जितना खर्चा कर रहे हैं उतना माइनस कर सकते हैं, और कैटेगरी सी में आने वाला जो स्पेशल एग्जेम्पशन मिलता है वो सब भी हमको ध्यान में रखना पड़ता है। बोलो हाँ या ना? तो ये एक छोटा सा क्वेश्चन से आपको उठाया गया है। बोलो ये छोटा क्वेश्चन है? हाँ, 15 मार्क्स के लिए ये छोटा क्वेश्चन है आपके पास, जिसमें ज्यादा डेटा नहीं दिया हुआ है, ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करना है, क्योंकि आपको पहला क्वेश्चन इसीलिए छोटा क्वेश्चन दिए हैं ताकि आपको पता चल सके कि 15 मार्क्स का क्वेश्चन अगर करना है हम लोग को तो किस तरह से सब चीज का नॉलेज होना जरूरी है। बोलो बात समझ में आया? चलिए अलावेंस के अंदर अब बताओ, आपको यहां पे ध्यान रखना है अलावेंस के लिए क्या क्या अलावेंस आपके पास क्वेश्चन में दिया हुआ था। तो बोलेंगे सर अलावेंस के लिए एक अलावेंस दिया हुआ था हाउस रेंट अलावेंस। कौन सा? हाउस रेंट अलावेंस दिया हुआ था। तो आइए यहां पे जाके अलावेंस के अंदर हम लोग ए नंबर पॉइंट देके लिख सकते हैं यहां पे हाउस रेंट अलावेंस। क्या लिखेंगे? हाउस रेंट अलावेंस लिखेंगे। बोलो बात समझ में आया? और इसके लिए आपको पता है, सुनना, अगर ये हमारा रेंटेड घर में रहता तो इसमें एग्जेम्पशन मिलता है, कैलकुलेशन करना पड़ता है। याद आ रहा है क्या? बताओ एग्जेम्पशन क्या होता है? बीइंग लोअर ऑफ द फॉलोइंग, जिसमें पहला पॉइंट होता है एचआरए रिसीव्ड, जितना अमाउंट आप एचआरए का रिसीव कर रहे हो वो। दूसरा होता है रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। और तीसरा होता है अगर मेट्रो सिटी में है तो 50% ऑफ सैलरी, अगर नॉन मेट्रो सिटी में तो 40% ऑफ सैलरी। तो ये सारा चीज तो बताओ, ये यहां पे नहीं करना है, यहां पे कचरा नहीं फैलाना है, उसके लिए वर्किंग करना पड़ेगा आपको। आया समझ में? लेकिन सर ये आपके पास अपने घर में रह रहा है, तो जब अपने घर में रह रहा है तो उसके लिए तो एग्जेम्पशन मिलेगा नहीं, और जब एग्जेम्पशन मिलेगा नहीं तो फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा। बोलो हाँ या ना? तो यहां पे हाउस रेंट अलावेंस लिख के ब्रैकेट में यहां पे लिख देते हैं फुल्ली टैक्सेबल। क्या लिख देते हैं? फुल्ली टैक्सेबल। और बताओ अमाउंट मिला कितना है इसको? बोला है 1500 रुपया पर मंथ मिल रहा है। तो आइए यहां पे ब्रैकेट में जाके लिख देंगे 1500 इंटू 12, यानी 18,000 रुपया हो जाता है। कितना हो जाता है? 18,000 हो जाता है। तो यहां पे हम सेकेंड कॉलम में इसको यूज करेंगे, क्योंकि अलावेंस के हेड में बहुत सारा अलावेंस आता है, हाँ या ना? तो इसके अंदर यहां पे हम सेकेंड कॉलम में इसको जाके लिखेंगे 18,000। बोलो बात समझ में आया कि नहीं आया? हाँ या ना? क्लियर है चीज? क्या और भी हमारे पास कोई अलावेंस क्वेश्चन में दिया हुआ था क्या? एक और भी अलावेंस आपके पास मिला कहीं पे क्या? नहीं, अलावेंस नाम से सिर्फ एक ही अलावेंस दिया हुआ था, हाउस रेंट अलावेंस। ना आपको यहाँ पे एडुकेशन अलावेंस दिया हुआ है, ना आपको हॉस्टल अलावेंस दिया हुआ है चिल्ड्रन का। क्या वो सब चीज दिया हुआ है क्या? अरे बोलो ना। क्या डियरनेस अलावेंस कहीं पे मिला? क्या आपको मेडिकल अलावेंस मिला? मतलब अलावेंस बोल के और कहीं पे कोई चीज दिखा? नहीं दिखा, यानी अलावेंस में और भी कोई चीज आने वाला नहीं है हमारे पास। बोलो बात समझ में आया? तो बस हमारा काम हो चुका है। अलावेंस में एक ही टॉपिक था हमारे पास इस क्वेश्चन के लिए। तो अब क्या करेंगे? इसको टोटल करके बाहर कर देंगे। इसको टोटल करके क्या करेंगे? बाहर कर देंगे।
तो सर एक ही पॉइंट था तो डायरेक्टली बाहर लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, लेकिन इस तरह से लिखा करो ताकि आपको पता चल सके कि आगे अगर क्वेश्चन आएगा हमारे पास तो अंदर में यहां पे सेकंड कॉलम में ही लिखना है। बोलो बात समझ में आया? तो सर फर्स्ट कॉलम को क्यों रखे हैं, जब आएगा उसका काम तब बता दिया जाएगा। बोलो समझ में आया? फर्स्ट कॉलम का काम क्यों होगा उसमें बता देंगे। यहां तक समझ में आया? क्लियर है? चलिए अब बात करते हैं अलावेंस के बाद। बताओ अलावेंस के बाद हेडिंग किसका आता है? परक्यूजिट्स का आता है। इसके बाद किसका आता है? परक्यूजिट्स का आता है। तो यहां पे अब नेक्स्ट हेडिंग देंगे हम लोग, नेक्स्ट एरो देके हेडिंग देंगे किसका? परक्यूजिट्स का हेडिंग देंगे। यहां पे लिखेंगे परक्यूजिट्स। बात समझ में आ रहा है? और परक्यूजिट्स में तो बहुत सारा टॉपिक पढ़े हम लोग, रेंट फ्री एकोमोडेशन पढ़े हैं, मोटर कार पढ़े हैं, अदर परक्यूजिट्स में बहुत सारा एक एक पॉइंट करके था हमारे पास, हाँ या ना। अब अगर यहां पे क्वेश्चन में देखा जाएगा कि उसमें से क्या टॉपिक दिया हुआ है तो बताओ ये सी नंबर पॉइंट आपका परक्यूजिट्स का है कि नहीं है? मोटर कार वाला, बोलो ना। तो ये परक्यूजिट्स का है और ये भी तो परक्यूजिट्स का है सर। बताना लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम जो पेड कर रहा है एम्प्लॉयर उसके लिए, ये भी तो परक्यूजिट्स का। अदर परक्यूजिट्स में पढ़े थे हम लोग का फुल्ली टैक्सेबल, बोलो ना। तो इसका मतलब ये मोटर कार वाला और ये लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम वाला दोनों आपका परक्यूजिट्स के अंदर आएगा। चलिए एक एक करके पहले लिखेंगे। बताओ पहले ए नंबर पॉइंट देके लिखते हैं यहां पे मोटर कार, यहां पे लिखते हैं मोटर कार। बताओ मोटर कार फैसिलिटी भी लिख देते हैं सर, मोटर कार फैसिलिटी वाला काम कर रहे हैं। बताइए मोटर कार फैसिलिटी के लिए कितना बोला है? 1800 सीसी बोला गया है। तो बताओ 1800 सीसी के लिए जब होता है तो 1.6 से ज्यादा है कि कम? अगर 1.6 सीसी से ज्यादा, 1.6 लीटर से ज्यादा होता है या 1600 सीसी से ज्यादा होता है तो हम लोग जानते हैं अगर इंप्लॉयर का गाड़ी, इंप्लॉयर का खर्चा होता है तो 2400 पर मंथ होता है। अगर इंप्लॉयर का गाड़ी और इंप्लॉई का खर्चा होता है तो 900 रुपया पर मंथ होता है। क्या यहां पे खर्चा कौन कर रहा है? कुछ क्वेश्चन में बताया? नहीं बताया। तो नहीं बताया तो अज्यूम करके चलेंगे कि इंप्लॉयर ही खर्चा कर रहा है। कौन खर्चा कर रहा है? इंप्लॉयर। तो इसका मतलब गाड़ी भी इंप्लॉयर का और खर्चा भी इंप्लॉयर का, क्योंकि नाम ही लिख दिया हुआ फ्री। फ्री बोलने का मतलब खर्चा भी हम नहीं कर रहे, खर्चा कौन कर रहा है? इंप्लॉयर ही कर रहा है। बोलो समझ में आया? हाँ या ना? तो इसका मतलब खर्चा भी इंप्लॉयर कर रहा है। तो बताओ खर्चा भी इंप्लॉयर करेगा, गाड़ी भी वही देगा, तो कितना रुपया करके लेंगे? 2400 रुपया करके लेंगे। तो यहां पे 2400 रुपया करके पर मंथ होता है। तो यहां पे ब्रैकेट में जाके दिखा देंगे 2400 इंटू 12, क्योंकि वो पर मंथ होता है। और एक बात और बताए थे, अगर ड्राइवर भी उसको प्रोवाइड करेगा तो 900 रुपया उसके लिए भी ऐड हो जाता है। क्वेश्चन में ड्राइवर का बात नहीं बोला है तो नहीं लेंगे उसको। बोलो बात समझ में आया? तो बताओ 2400 इंटू 12 करते हैं अगर, तो 2400 इंटू 12 करने से आता है 28,800। तो फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम में जाके लिखेंगे 28,800 रुपया, क्योंकि और भी हमारे पास परक्यूजिट्स में कुछ ना कुछ आने वाला बात है। क्या यहां तक सबको समझ में आया? क्लियर हो रहा है सबको? तो देखो ये क्लियर तभी हो पाएगा जब तुम ये सारा पॉइंट, ये सारा अमाउंट तुमको पता रहेगा तब, समझे? क्योंकि अब हम लोग एक एक करके पॉइंट नहीं पढ़ने वाले हैं, अब सारा चीज मिक्स करने वाले हैं। जैसे तुम एग्जाम देने जाते हो तो क्या, जैसे हम बात करते हैं यहाँ पे, एक चैप्टर तुमको पढ़ाए उसका टेस्ट ले लेते हैं, दूसरा चैप्टर पढ़ाए उसका टेस्ट ले लेते हैं, लेकिन जब फाइनल एग्जाम आता है तो वहां पे तो सारा चैप्टर तुमको पढ़ के जाना पड़ता है। बोलो आया ना? वही बात तुम समझ के चलो। ये जो 15 मार्क्स वाला कर रहे हैं वहां पे सारा टॉपिक तुमको पढ़ के चलना पड़ेगा, सारा टॉपिक तुमको माइंड में रखना पड़ेगा, तभी तुम यहां पे क्वेश्चन कर पाओगे। समझ में आया? चलिए बी नंबर पॉइंट बताओ, मोटर कार वाला हो गया। नेक्स्ट क्या था हमारा? बोला गया था LIC प्रीमियम पेड कर रहा था, LIC प्रीमियम पेड बाय एम्प्लॉयर। बताओ एम्प्लॉयर यहां पे LIC प्रीमियम जो पेड कर रहा था वो कितना रुपया पेड किया है? बोला है सर ये 4000 रुपया पेड किया। अच्छा ये बताओ 4000 रुपया क्या मंथली बोला है, पर मंथ बोला है कि पर एनम बोला है? कुछ बोला है क्या? नहीं। अगर नहीं बोला है तो पूरा साल भर का है, पूरा साल भर का है, यानी कुछ भी नौटंकी करने का जरूरत नहीं है, डायरेक्टली 4000 रुपए यहां पे जाके चिपका देंगे, कोई दिक्कत? क्योंकि हम लोग जानते हैं LIC पेड जो करता है वो क्या होता है? फुल्ली टैक्सेबल होता है। क्या होता है ये? फुल्ली टैक्सेबल होता है। बोलो हाँ या ना? बोलो ना रे, बोलते जाओ बोलते जाओ, बार बार बोलोगे। जब हम इतना चिल्ला के तुमको बता सकते हैं तो तुम हाँ ना बोल सकते हो। बोलो हाँ या ना? चलिए अब बताओ दोनों को ऐड कर देते हैं, क्योंकि हमारे पास परक्यूजिट में दो ही टॉपिक था, दोनों को ऐड कर देते हैं। कितना आ जाएगा? 32,800 रुपया हो जाएगा। तो 32,800 का परक्यूजिट हमारे पास हो गया। क्या यहां तक किसी को दिक्कत? सबको समझ में आ रहा है? चलिए परक्यूजिट्स हो गया, अलावेंस हो गया, परक्यूजिट्स हो गया। इसके बाद क्या हेडिंग आता है? प्रोविडेंट फंड का हेडिंग आता है। तो आइए अब नेक्स्ट हेडिंग देंगे हम लोग प्रोविडेंट फंड का। नेक्स्ट हेडिंग किसका देंगे? प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड देंगे, जिसको शॉर्ट में PF भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? PF बोला जाता है प्रोविडेंट फंड को। और प्रोविडेंट फंड में दो टॉपिक तुमको ज्यादातर आता है,
प्रोविडेंट फंड में दो टॉपिक आएगा और हम पहले तुमको बता चुके हैं, एक इंप्लॉयर का कंट्रीब्यूशन आता है उसमें और उसका इंटरेस्ट वाला आता है। दो ही टॉपिक जल्दी देता है, एक क्या, इंप्लॉयर का कंट्रीब्यूशन और एक इंटरेस्ट जो क्रेडिट होता है। लास्ट क्लास आपको याद होगा प्रोविडेंट फंड का केस जब बताए थे कि वहां पे इंप्लॉयर भी कंट्रीब्यूशन करता है, अरे बोलो ना, इंप्लॉयर का कंट्रीब्यूशन वाला आता है और जब हम कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं तो उस पर इंटरेस्ट भी तो मिल रहा होगा, तो वो इंटरेस्ट का भी केस होता है। बोलो बात समझ में आया? और आप थोड़ा सा बता दीजिए अगर याद है तो कि अगर इंप्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होता है तो कुछ एग्जेम्पशन मिलता है क्या? हाँ, कितना मिलता है? 12% ऑफ सैलरी तक मिलता है। कितना मिलता है? 12% ऑफ सैलरी तक उसको एग्जेम्पशन मिलता है। और अगर इंटरेस्ट वाला का बात करते हैं तो कितना परसेंट मिलता है? 9.5% तक उसको एग्जेम्पशन मिलता है। बोलो बात समझ में आ रहा है? तो ये सब चीज आपको यहां पे ध्यान रखना पड़ेगा, तभी कर पाओगे। क्लियर है चीज? चलिए, तो प्रोविडेंट फंड में हम लोग जाके लिखेंगे जो जो पॉइंट दिया हुआ होगा। बताओ ए नंबर क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है सर? देखो यहां पे एफ नंबर पॉइंट में बोला ही एंड हिज एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूटेड, तो बताओ ही मतलब अपने खुद। बताओ ओन कंट्रीब्यूशन वहां पे आता है क्या? नहीं आता है, क्योंकि ओन कंट्रीब्यूशन इनकम नहीं होता है, उसका डिडक्शन मिलता है। ओन कंट्रीब्यूशन जो होता है वो इनकम नहीं होता है, उसका डिडक्शन मिलता है एटीसी में। कहां पे मिलता है? एटीसी में। हम लोग एटीसी नहीं पढ़ रहे हैं यहां पे, आया समझ में? तो यहां पे हम लोग को करना क्या है, यहां पे इंप्लॉयर का कंट्रीब्यूशन के बारे में बात करना है। बताओ हिज इंप्लॉयर कितना कंट्रीब्यूट किया है? 5,500 रुपया कंट्रीब्यूट किया है। बोलो हाँ या ना? तो यहां पे जाके लिखना पड़ेगा आपको क्या? यहां पे लिखना पड़ेगा आपको इंप्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड को यहां पे आरपीएफ लिखते हैं, यानी इंप्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ। क्या यह बात समझ में आया सबको? कितना रुपया कंट्रीब्यूट कर रहा है? 5,500 रुपया कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो यहां पे जाके लिख दिए 5,500 रुपया। कितना लिख दिए? 5,500। अच्छा, इसमें तो एग्जेम्पशन भी मिलेगा ना। अब देखो इसको लिखेंगे फर्स्ट कॉलम में। कहां पे लिखेंगे? फर्स्ट कॉलम में जाके लिख दिए। क्यों? क्योंकि 5,500 इस कंट्रीब्यूट कर रहा है और बताओ इसको 12% ऑफ सैलरी तक एग्जेम्पशन भी तो मिलता है। तो इसका मतलब एग्जेम्पशन जब मिलेगा तो यहीं पे जाके लेस करके दिखाएंगे क्या? तो इंप्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ हमारे पास 5,500 रुपए का था, जिसमें हम लोग को एग्जेम्पशन मिलता है। तो बताइए एग्जेम्पशन कितना मिलता है? बोलेंगे सर 12% ऑफ सैलरी तक का एग्जेम्पशन मिलता है। कितना मिलता है? 12% ऑफ सैलरी तक का मिलता है। लेकिन बताओ आरपीएफ वाले में सैलरी का क्या मतलब होता है? सैलरी का क्या मतलब होता है? बोलेंगे सर बेसिक सैलरी प्लस डीए का फॉर्मिंग पार्ट प्लस कमीशन ऑन टर्नओवर। बोलो क्या क्वेश्चन में आपके पास बेसिक सैलरी दिया हुआ था? बोलेंगे हाँ सर। क्या आपको डीए दिया हुआ था? नहीं सर। क्या आपको कमीशन दिया हुआ था? वो भी नहीं दिया था। मतलब सीधा बेसिक सैलरी जो दिया हुआ उसी का 12% अप्लाई कर देंगे। अरे बोलो हाँ या ना? तो बताओ बेसिक सैलरी 48,000 का है, तो यहां पे हम जाके लिख देते हैं दैट इज 12% ऑफ 48,000। बताओ अगर 48,000 का 12% करते हैं तो कितना आता है? आता है 5760। कितना आता है? 5760। बताओ आप कंट्रीब्यूशन कर रहे हो 5,500 रुपया और आपको एग्जेम्पशन मिलेगा 5,760 रुपया, ज्यादा मिलेगा एग्जेम्पशन। एग्जेम्पशन मतलब क्या होता है? डिस्काउंट। एग्जेम्पशन मतलब अपने लैंग्वेज में नॉर्मल भाषा में अगर बात करते हो तो एग्जेम्पशन का मतलब क्या होता है? डिस्काउंट। अगर तुम ये पेन का दाम अगर 100 रुपया है, तुम दुकान में जाते हो एमआरपी लिखा हुआ है 100 रुपया, तुम बोलते हो थोड़ा कम कर दीजिए ना, तो क्या वो 100 रुपया का 120 रुपया छोड़ देगा तुमको? बोलो ना। अगर वो तुमको पेन फ्री में दे देगा तो 120 रुपया, अगर 100 रुपया का दाम है तो 100 रुपया छोड़ रहा है वो। अरे बोलो ना, क्या वो 100 का चीज 120 रुपया छोड़ सकता है? वो नहीं छोड़ सकता है। यानी एग्जेम्पशन कभी भी इनकम से ज्यादा नहीं हो सकता। बोलो बात समझ में आया? तो बताओ आप कंट्रीब्यूशन कितना किए हो? 5,500। आपका एग्जेम्पशन कितना निकल के आ रहा है? 5,760। क्या माइनस किया जा सकता है? हाँ माइनस किया जा सकता है, लेकिन आप माइनस करके इसको नील लिखा करोगे, आप इसको नेगेटिव में नहीं लिखा करोगे। बोलो बात समझ में आया? क्योंकि एग्जेम्पशन कभी भी इनकम से ज्यादा हो नहीं सकता है। अगर एग्जेम्पशन हमारा इनकम से ज्यादा आ गया है, मतलब फ्री में हमको मिल रहा है वो चीज, मतलब ये पेन अगर 100 रुपया का था तो 100 रुपया हम लोग को छूट दे दिया गया। 120 रुपया का कौन जैसे तुमको छूट देगा उसमें? बोलो आ रहा है समझ में? तो इसका मतलब हमको कुछ भी पैसा पेमेंट नहीं करना पड़ा, तो नील हो गया हमारा टैक्सेबल। बोलो बात समझ में आया? मतलब 5,500 का था हमारा कंट्रीब्यूशन, पूरा 5,500 का हमारा एग्जेम्पशन मिल चुका है। एग्जेम्पशन का अमाउंट हमारा कैलकुलेट करके ज्यादा आया है, लेकिन उसका कंडीशन रिस्ट्रिक्शंस जो हमारे पास है वो कहां तक है? 5,500 तक। तो यहां पे माइनस करके, कभी भी एग्जेम्पशन माइनस करके नेगेटिव में नहीं लिखा जाता है, वो हमेशा नील हो जाता है। क्या हो जाता है? नील।
डिडक्शन माइनस करके आप नेगेटिव में ला सकते हो। डिडक्शन जो होता है वो इनकम से ज्यादा हो सकता है, डिडक्शन आपका इनकम से ज्यादा हो सकता है, लेकिन एग्जेम्पशन कभी भी इनकम से ज्यादा नहीं हो सकता है। बोलो बात समझ में आया? ये चीज का ध्यान में रखना। तो लीजिए हमारा पहला काम हो गया। दूसरा काम इसमें इंटरेस्ट वाला होता है। क्या क्वेश्चन में इंटरेस्ट वाला दिया हुआ है? नहीं सर, सारा पॉइंट तो हम लोग कवर कर चुके हैं, क्योंकि ये वाला तो हमारे पास पढ़ना ही नहीं इसमें। बोलो ना, इसका मतलब सारा टॉपिक हमारे पास हो चुका है, यानी हमारे पास प्रोविडेंट फंड तक का काम हो चुका है। तो आइए इस नील को कर देते हैं बाहर। बोलो ना, अब आपको पता है बेसिक सैलरी, अलावेंस, परक्यूजेट्स, प्रोविडेंट फंड सबको अगर ऐड करते हैं तो क्या निकल के आता है? ग्रॉस सैलरी निकल के आता है, टोटल ग्रॉस सैलरी निकल के आता है। तो इसको बोलेंगे देयरफॉर ग्रॉस सैलरी बोल के लिख देते हैं हम यहां पे। बताओ, ये हमारा ग्रॉस सैलरी निकल के आ जाएगा ऊपर से नीचे तक सबको जोड़ने से। बताओ कितना है? 48,000 प्लस 4,800 प्लस 18,000 प्लस 32,800 और लास्ट वाला तो नील है। इसका मतलब हमारे पास ये वाला अमाउंट आ रहा है 1,03,600 1,03,600। क्या कोई दिक्कत यहां तक? सबको समझ में आया ये वाला बात? अरे बोलो हाँ या ना? हाँ सर, आ गया समझ में। अब इसके बाद हम लोग जानते हैं, क्या ये खत्म हो चुका है? खत्म हो चुका है? नहीं, इसके बाद क्या काम करना पड़ता है? लेस करना पड़ता है आपको डिडक्शन। वो भी कौन सा? अंडर सेक्शन 16 वाला डिडक्शन। अंडर सेक्शन 16 आपको यहां से लेस करना पड़ता है, हाँ या ना? बताओ डिडक्शन में कितना, कौन कौन सा पॉइंट आता है? बोलेंगे सर 1A हमारा होता है स्टैंडर्ड डिडक्शन। 1A क्या होता है? स्टैंडर्ड डिडक्शन। और बताओ स्टैंडर्ड डिडक्शन हमारा फिक्स्ड है, कितना रुपया? कितना रुपया? 50,000 रुपया। तो यहां पे जाके 50,000 जाके लिख देते हैं। स्टैंडर्ड डिडक्शन कितने रुपए का? 50,000। बोलो ना, समझ में आया? चलिए दूसरा नंबर पॉइंट बताओ। दूसरा नंबर पॉइंट किसका होता है? एंटरटेनमेंट अलावेंस का होता है। तो यहां पे लिखेंगे एंटरटेनमेंट अलावेंस। अच्छा एक बात बताओ, एंटरटेनमेंट अलावेंस का डिडक्शन किसको मिलता है? गवर्नमेंट एम्प्लॉई को। क्या ये गवर्नमेंट एम्प्लॉई है? सर क्वेश्चन में तो कुछ बोला नहीं था कि ये गवर्नमेंट एम्प्लॉई है कि नहीं है, खाली बोल दिया था ये एम्प्लॉई है। हम एक बात बताए थे, अगर नहीं बताए थे तो फिर से बता देते, सुन लेना कि अगर आपको ये ना बताए कि वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है कि प्राइवेट एम्प्लॉई है तो समझ जाना हमेशा अज्यूम करके चलना पड़ेगा वो नॉन गवर्नमेंट यानी प्राइवेट एम्प्लॉई है। आया समझ में? नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई मान के चलना पड़ेगा तुमको, यानी ये इसको डिडक्शन नहीं मिलेगा इसको। और तीसरा पॉइंट हमारा क्या होता है सर? तीसरा पॉइंट होता है प्रोफेशनल टैक्स का। आपको सब कुछ लिखना पड़ेगा बार बार, भले नील हो जाए लेकिन आपको लिख के दिखाना पड़ेगा। बताओ प्रोफेशनल टैक्स पेड होता है तीसरा। क्या क्वेश्चन में प्रोफेशनल टैक्स दिया हुआ था? क्या प्रोफेशनल टैक्स दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ है। अगर नहीं दिया हुआ तो ये भी हमारे पास नील हो जाएगा। तो बताओ हमारे पास टोटल डिडक्शन कितना मिलेगा? 50,000 का डिडक्शन मिलेगा। तो बताइए आपका इनकम कितने का था? 1,03,600। अरे सुनना ध्यान से, कितने का इनकम है? 1,03,600। डिडक्शन आपको मिल गया 50,000। तो बताओ आपका टैक्सेबल इनकम कितने का हो जाएगा? 53,600 का हो जाएगा। यानी ये निकल गया देयरफॉर इनकम फ्रॉम सैलरी। बताओ आप जो चैप्टर पढ़ रहे हो इतना दिन से इनकम फ्रॉम सैलरी, वो इनकम फ्रॉम सैलरी निकाला कैसे जाता है? ये बात समझ में आया कि नहीं आया? तो ऐसे कैलकुलेट किया जाता है। बोलो क्लियर है चीज? बोलो हाँ या ना? अब एक बात बताते सुनना एक बार। हेलो सब लोग यहाँ पे फोकस कर लेना। बताओ ग्रॉस सैलरी अगर आपका 1,03,600 के जगह 1,03,600 एग्जाम्पल दे रहे हैं हम अलग टाइप का, सुनना। अगर ये ग्रॉस सैलरी हमारा आता 51,000, कितने का आता? 51,000 का। और स्टैंडर्ड डिडक्शन तो फिक्स है हमारा 50,000। अगर इनकम उससे ज्यादा है तो 50,000 तक मिलेगा। बताए थे ना कि ग्रॉस सैलरी और 50,000 विच एवर इज लोअर, उतना का डिडक्शन आपको मिलता है। तो बताओ इनकम हमारे पास आया ग्रॉस सैलरी 51,000 का और ये हमारे पास 50,000 का। दोनों में लोअर कौन सा है? 50,000। यानी आपको यहां पे डिडक्शन कितना का मिलेगा? 50,000। और प्रोफेशनल टैक्स अगर क्वेश्चन में हो जाता, अगर मान लेते हैं 4,000 रुपए का, कितने का हो जाता? 4,000। तो बताओ दोनों को ऐड करते तो कितना का हो जाता? 54,000 का हो जाता। बोलो बात समझ में आया? और बताओ अब 51,000 से 54,000 को माइनस करेंगे तो क्या नील लिखेंगे? ना, नेगेटिव में लिखेंगे। किस में लिखेंगे? नेगेटिव में, क्योंकि हम लोग माइनस क्या कर रहे हैं? डिडक्शन माइनस कर रहे हैं। एग्जेम्पशन माइनस जब होता है तो नेगेटिव में नहीं आ सकता है, नील कर देंगे। लेकिन अगर डिडक्शन माइनस होता है तो नेगेटिव में आएगा, तो नेगेटिव में लिखेंगे। बोलो बात समझ में आया? यही एग्जेम्पशन और डिडक्शन में फर्क होता है। बोलो बात समझ में आया?
तो चलिए अभी हमारे पास तो ऐसा केस नहीं है और आगे भी ऐसा केस हमारे पास आने वाला नहीं है ज़्यादातर, इसलिए ध्यान से समझना। चलिए अब आपका काम होता है कॉपी करने का, यहां से फॉर्मेट बना के आराम से और यहां से स्टार्ट करो कॉपी करने का। सबका हो गया ना यहां तक कॉपी? चलिए आगे बढ़ाते हैं। परक्यूजिट्स और प्रोविडेंट फंड को कॉपी कर लो, ग्रॉस सैलरी तक कॉपी कर लो। चलिए ग्रॉस सैलरी तक अगर कॉपी हो गया तो फिर आगे डिडक्शन से आगे कंप्लीट कीजिए पूरा क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आपका होता है कंप्लीट।